25 जून 2007 को पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए एक खबर मिनटों सेकंडों में फैल जाती है कि WWE के सबसे मशहूर रेसलरों में से एक क्रिस बेनोइट अपने जॉर्जिया के फेटविल शहर में 250 ग्रीनफील्ड लेन वाले घर में अपनी पत्नी नैन्सी और अपने 7 साल के बेटे डेनियल के साथ मृत अवस्था में पाए जाते हैं। रेसलिंग में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखने वाले लोग भी WWE और उसमें क्रिस बेनोइट की हैसियत को अच्छी तरह जानते थे। ये बिल्कुल वैसी ही बड़ी खबर थी जैसे किसी मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी या दुनिया के किसी प्रसिद्ध क्रिकेटर से जुड़ी खबर हो। रेसलिंग की दुनिया के लगभग हर टाइटल जीत चुके क्रिस बेनोइट की पूरे परिवार सहित मौत की खबर ने दुनिया भर में रेसलिंग देखने वाले करोड़ों लोगों को झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि इससे सिर्फ 3 साल पहले 2004 में क्रिस बेनोइट के एक और बड़े लोकप्रिय रेसलर ट्रिपल एच को हराकर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन का खिताब जीता था। तो फिर इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इस मशहूर रेसलर और उसके पूरे परिवार के साथ ये सब हो गया? चलिए आज की क्राइम स्टोरी की तरफ चलते हैं। क्रिस का जन्म 21 मई 1967 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में माइकल और मार्गरेट बेनोइट के घर होता है। थोड़े समय बाद ही पूरा परिवार मॉन्ट्रियल से एडमिंटन शिफ्ट हो जाता है। यह वह दौर था जब कनाडा में रेसलिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा था, खासकर युवाओं में, और इसकी एक बड़ी वजह थी कनाडा की मशहूर हार्ट फैमिली। इसी परिवार से आगे चलकर रेसलिंग को कई लेजेंडरी रेसलर मिलते हैं, जिनमें ब्रेट हार्ट, हिटमैन और ओवेन हार्ट खास तौर पर प्रसिद्ध हैं। इनके पिता स्टू हार्ट, जो खुद भी अपने समय के मशहूर रेसलर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद अपने घर की बेसमेंट में युवाओं को रेसलिंग सिखाने लगते हैं। इसी बेसमेंट से तैयार होकर WWF, जो बाद में WWE बना, के कई बड़े रेसलर निकले, जैसे क्रिस जेरिको, एज, जंकयार्ड डॉग, डायनामाइट किड, रॉडी पाइपर आदि। ऐसे माहौल में क्रिस बेनोइट का बचपन बीता और छोटी उम्र से ही उन्हें भी रेसलिंग का शौक पड़ गया। उनके माता पिता ने उनके इस शौक को पूरी तरह से सपोर्ट किया। कुछ ही सालों में क्रिस ने भी स्टू हार्ट के उसी मशहूर बेसमेंट में रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। क्रिस की जिंदगी के अगले कई साल सख्त मेहनत, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग में गुजरते हैं। 1985 में 18 साल की उम्र में क्रिस ने प्रोफेशनल रेसलिंग में डेब्यू किया। इसके बाद आने वाले कुछ सालों में वे कनाडा और जापान जैसे देशों में अलग अलग रेसलिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने जाते हैं। उस समय दुनिया में रेसलिंग के 3 बड़े केंद्र माने जाते थे, कनाडा, अमेरिका और खास तौर पर जापान, और हर रेसलर इन देशों में जाकर सीखना चाहता था। पहले WCW, फिर WWF और फिर WWE। इन सब में क्रिस बेनोइट का करियर लंबा और बेहद सक्सेसफुल रहा। उन्होंने कई लेजेंडरी रेसलरों के साथ मुकाबले किए, जैसे अंडरटेकर, ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल, कर्ट एंगल, ट्रिपल एच और केन जैसे प्लेयर्स। लेकिन उनके प्रोफेशनल करियर की कामयाबी के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी। क्रिस की पहली शादी 1988 में मार्टिना से हुई थी और इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, डेविड और मेगन। उसी दौर में विंस मैकमहन का रेसलिंग पर पूरा दबदबा बढ़ चुका था और रेसलरों की बॉडी और लुक को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने के लिए उकसाया जाता था। बाकी कई रेसलरों की तरह क्रिस भी भारी मात्रा में स्टीरॉइड्स लेने लगे। धीरे धीरे इसका असर उनके शरीर के साथ साथ उनके दिमाग और उनके बिहेवियर पर भी पड़ने लगा। WWE की दुनिया में स्टीरॉइड्स से जान गंवाने वाले रेसलरों की एक बहुत लंबी लिस्ट है और इन स्टीरॉइड्स का दिमाग पर और साइकोलॉजी पर असर बहुत ज्यादा गंभीर होता है। यही कारण बना कि क्रिस और उनकी पहली पत्नी मार्टिना का रिश्ता टूटने लगा। मार्टिना ने बाद में इंटरव्यू में बताया कि उसे क्रिस का स्टीरॉइड्स लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि स्टीरॉइड लेने से क्रिस के व्यवहार में साफ बदलाव देखे जा सकते थे। क्रिस का गुस्सा स्टीरॉइड लेने के बाद एक क्रेजी लेवल पर बढ़ जाता था, जिस पर क्रिस खुद भी नियंत्रण नहीं रख पाता था। इसके बाद 1997 में क्रिस का WWE के एक और रेसलर केविन सुलिवन की पत्नी नैन्सी सुलिवन के साथ अफेयर शुरू होता है। शुरुआत में विंस मैकमहन के कहने पर इन तीनों का एक लव ट्रायंगल सिर्फ स्टोरी लाइन के तौर पर स्क्रीन पर दिखाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्रिस और नैन्सी की ऑन स्क्रीन एक्टिंग असल रिश्ते
में बदल जाती है। नैन्सी ने केविन सुलिवन से तलाक लिया और कुछ समय बाद क्रिस और नैन्सी ने शादी कर ली। नैन्सी खुद भी लंबे समय तक रेसलिंग से जुड़ी रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया और घर और बेटे डैनियल पर ध्यान देने लगी। हालांकि पार्टनर बदल गया था, मार्टिना की जगह नैन्सी आ गई थी, लेकिन क्रिस की स्टीरॉयड से जुड़ी मानसिक समस्याएं उनके साथ बनी रहीं। जो दिक्कतें मार्टिना ने झेली थी, वही नैन्सी को भी झेलनी पड़ रही थी। स्टीरॉयड्स ने क्रिस को ताकत और मसल्स तो दिए थे, लेकिन उनके दिमाग को पूरी तरह से प्रभावित किया था। 2003 में नैन्सी ने क्रिस से अलग होने के बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन दोनों के माता पिता ने उसे समझाया और उसने फैसला टाल दिया। बाद में यही फैसला नैन्सी और उनके मासूम बेटे डैनियल की मौत की वजह बन जाता है। ब्रेट हार्ट ने अपनी किताब में उस दौर का जिक्र किया है जब कई रेसलर स्टेरॉइड्स ले रहे थे और एक के बाद एक कईयों की मौतें हो रही थी। उन्हीं में एक बड़ा नाम था एडी गुरेरो। एडी और क्रिस बहुत अच्छे दोस्त थे और एडी की मौत क्रिस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होती है। नवंबर 2005 में एडी गुरेरो अपने होटल रूम में टूथब्रश हाथ में पकड़े हुए मृत पाए गए थे। एडी की मौत के बाद क्रिस पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। स्टेरॉइड्स और सिर पर लगने वाली लगातार चोटें, आसपास साथियों की मौतें, इन सब के बीच क्रिस और नैन्सी के बीच झगड़े बढ़ने लगे। नैन्सी की बहनें सैंड्रा टाफोलिनी और पॉम क्लार्क ने मीडिया को बताया कि घर में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थीं, कभी पैसे को लेकर के और खासकर लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के। क्रिस का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो नैन्सी और डैनियल के साथ बुरा व्यवहार करने लगा था। नैन्सी को ये भी शक था कि क्रिस के कुछ दूसरी महिला रेसलरों के साथ अवैध संबंध हैं। इसके बाद जांच में इनके टेक्स्ट मैसेजेस सामने आए, जिनसे क्रिस की बिगड़ती मानसिक हालत की तस्वीर साफ होती है। उसे अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं था और उसकी जिंदगी तेजी से डाउनहिल जा रही थी। अब 22 जून 2007 से घटनाएं तेज हो जाती हैं। क्रिस के घर के पास रहने वाली होली श्रेफर नैन्सी की करीबी दोस्त थी। नैन्सी अक्सर उससे क्रिस के गुस्से और बुरे व्यवहार के बारे में बात करती थी। 22 जून 2007 की सुबह करीब 6:30 बजे होली ने क्रिस को डैनियल को हॉर्स राइडिंग कैंप छोड़ते देखा। उसी दिन दोपहर में क्रिस ने एडी गुरेरो के भतीजे चावो गुरेरो से फोन पर लंबी बातचीत की। शुक्रवार रात फिर से 45 मिनट की बातचीत हुई। बाद में चावो ने बताया कि क्रिस बार बार कह रहा था कि उसे लग रहा है कि कोई उसके घर के बाहर घूम रहा है और दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन जांच के मुताबिक ऐसा कोई भी फैक्ट सामने नहीं आया। ये क्रिस की सिर्फ एक बिगड़ती हुई मानसिक स्थिति और हेल्यूसिनेशंस थे, मतलब उसे भ्रम हो रहे थे कि कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन जो असल में घटित नहीं हो रहा था। 23 जून 2007 को शनिवार को क्रिस की एक अपीयरेंस थी और चावो को उसे एयरपोर्ट से पिक करना था, लेकिन क्रिस नहीं पहुंचा। रात को उसने फिर फोन किया और कहा कि नैन्सी और डैनियल को फूड पॉइजनिंग हो गई है और उसे उन्हें पहले हॉस्पिटल लेकर के जाना है। कॉल काटने से पहले क्रिस ने चावो से कई बार कहा आई लव यू। चावो के मुताबिक ये सामान्य प्यार जताने से ज्यादा एक टूटे हुए इंसान की आखिरी गुड बाय लग रही थी। 24 जून को फिर एक जरूरी मीटिंग थी। क्रिस ने वादा किया कि सुबह तैयार मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सुबह 3:55 पर चावो को क्रिस के फोन से एक अजीब मैसेज आता है। मेरे घर के पूल एरिया के पास डॉग्स बंधे हुए हैं, गैरेज वाली साइड से गेट खुला है। 1 मिनट बाद वही मैसेज नैन्सी के फोन से भी आता है। चावो ने इसे नींद में नजरअंदाज कर दिया। ये मैसेज सिर्फ चावो को नहीं, 3 और लोगों को भी भेजे गए थे। उनमें WWE रेफरी स्कॉट आर्मस्ट्रॉन्ग भी थे, लेकिन सबने अनदेखा कर दिया। सुबह 8:28 पर चावो एयरपोर्ट पर क्रिस का इंतजार कर रहा था, लेकिन क्रिस नहीं पहुंचा। चावो ने WWE चेयरमैन विंस मैकमहन को खबर दी। WWE की टीम ने क्रिस और नैन्सी को कॉल की, हॉस्पिटल से पता किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। फिर उन्होंने कई आसपास के हॉस्पिटल्स में कॉल की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। पूरा दिन इसी तरह निकल गया। आखिरकार 25 जून 2007 सोमवार का दिन लगभग दोपहर 2:30 बजे का समय आता है। WWE ने वेलफेयर चेक के लिए पुलिस से संपर्क किया। क्रिस के एजेंट ने भी फेयटविल पुलिस को फोन किया।
सबसे पहले लेफ्टिनेंट लैरी ऑल्डन पहुंचे, जो क्रिस को निजी तौर पर भी जानते थे क्योंकि दोनों एक ही जिम में जाते थे। घर के अंदर दोनों कुत्ते खुले थे, इसलिए लैरी ने पड़ोस में रहने वाली हॉली श्रेफर को बुलाया क्योंकि कुत्ते उसे जानते थे, और होली अंदर गई क्योंकि होली के पास घर की डुप्लीकेट चाबियां भी थीं। होली घर के अंदर गई और कुछ ही पल बाद अंदर से उनकी जोर की चीख सुनाई दी। लैरी तेजी से अंदर गए। डेनियल अपने कमरे में बेड पर मृत पड़ा था। दूसरे कमरे में नैन्सी की लाश पड़ी थी और थोड़ी देर बाद क्रिस पेनॉय बेसमेंट में लटका हुआ पाया गया। परिवार के तीनों सदस्य मर चुके थे। नैन्सी के हाथ पैर तार से बंधे थे और गले में भी तार थी। उसके बेड के पास एक बाइबल रखी थी। नैन्सी के शरीर पर सेल्फ डिफेंस की कई चोटों के निशान मिलते हैं। डेनियल की हालत अलग थी। वे ऐसे लेटा हुआ था जैसे वो सो रहा हो। उसके हाथ पैर नहीं बंधे थे, लेकिन उसकी तरफ भी एक बाइबल रखी हुई थी। तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। शुरुआत में नैन्सी का शव ज्यादा डिकम्पोज्ड मिलता है, मतलब बुरी हालत में सड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि उसकी मौत शुक्रवार को ही हो गई थी और डेनियल की मौत शनिवार को हुई थी। शुरुआत में पुलिस का अंदाजा ये था कि नैन्सी का शव ज्यादा बुरी कंडीशन में था, ज्यादा डिकम्पोज्ड कंडीशन में था। इसकी वजह ये हो सकती है कि नैन्सी की मौत शुक्रवार को हुई हो और डेनियल की मौत शनिवार को हुई हो। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस कमरे में नैन्सी थी वहां हीटिंग ज्यादा थी, इसलिए उसका शरीर जल्दी डिकम्पोज हो गया। डेनियल के शरीर में नींद लाने वाली दवा की बहुत ज्यादा अधिक मात्रा मिलती है, जिससे ये संकेत मिला कि हत्या से पहले उसे बेहोश किया गया था और शायद उसे अपने आखिरी पलों का एहसास तक भी नहीं हुआ। जांच में क्रिस पेनॉय का एक हाथ से लिखा नोट भी मिलता है, जिससे ये कंफर्म हुआ कि क्रिस ने पहले अपनी पत्नी और बेटे को मारा, फिर खुद आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम में क्रिस के दिमाग को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक 40 साल के क्रिस का दिमाग 85 साल के अल्जाइमर पीड़ित व्यक्ति जैसा था। वे लंबे समय से क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी CTE से पीड़ित थे, जो कि एक दिमागी विकार था जो वर्षों तक सिर पर लगने वाली चोटों और अन्य कारणों से जुड़ी हुई स्थिति थी। लगातार स्टेरॉइड्स और रेसलिंग में सिर पर पड़ने वाली चोटों ने उनके दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उस समय WWE के कई रेसलरों में भी ऐसे लक्षण पाए जाते थे, जैसे अत्यधिक गुस्सा, डिप्रेशन, हर वक्त उदासी, खराब डिसीजन मेकिंग और हेल्यूसिनेशंस। इसी की बड़ी मिसाल थी चावो के साथ कॉल में क्रिस का ये कहना कोई उसके घर के बाहर है, जबकि असल में कोई भी नहीं था। नैन्सी की बहनों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में क्रिस को फैसले लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उसे लगता था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए वह हर बार जब भी कभी ट्रेवल करता तो एक नए रास्ते से किसी जगह पर पहुंचने की कोशिश करता। एक तरफ ये कहानी रेसलिंग के उस लेजेंड की है जिसने हर बड़ी चैंपियनशिप जीती, लेकिन स्टीरॉइड्स और अपने प्रोफेशन से जुड़ी चोटों के कारण अपने ही दिमाग से जंग हार गया। दूसरी तरफ ये नैन्सी और 7 साल के मासूम डेनियल की कहानी है, जिनकी जिंदगी इस इंसान के हाथों खत्म हुई जिसे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। उम्मीद है कि दुनिया में जो लोग मानसिक समस्याओं और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उन्हें किसी बड़े हादसे से पहले मदद मिले, ताकि आगे कभी भी नैन्सी और डेनियल जैसी त्रासदी ना दोहराई जाए। इस उम्मीद के साथ ये कहानी और ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है।